अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। ये एक दोस्त ने मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन कहे थे। थोड़ा सा मैं बिज़ी था जिसकी वजह से थोड़े से लेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है MTH 501 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 MCQs के हैं और उसके बाद शार्ट क्वेश्चन है, एक शार्ट क्वेश्चन है, बल्कि दो शार्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। पहले हम MCQs को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ पिवट्स इन द 3/5 मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 5 जो हैं उसके कॉलम्स हैं। तो जितनी रोज़ होती हैं उतने पॉसिबल्स जो पिवट्स नंबर्स होते हैं वो होने के अमकान होते हैं। ठीक है, पॉसिबल नंबर्स। तो यहाँ पे चूँकि 3 आपके पास रोज़ हैं तो इसमें जो हमारे पास पिवट नंबर्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द partitions matrix P is equal to XY and Q is equal to LM, where sub matrices X and Y have the same size and L and M रिस्पेक्टिवली। मतलब उनका साइज़ जो है वो सेम है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एडिशन है तो जाहिर सी बात है कि जो इसके अंदर मैट्रिक्स है एक्स वो एल के साथ ऐड होगा और वाई जो है वो एम के साथ होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है? सी है। अब बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जो है उनके टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब सिंगल सोल्यूशन, और एक लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है, एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ज़ीरो, वन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटी। यानी कि 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो उसका ज़ीरो हो सकता है या फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब ज़ीरो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, या फिर उसका एक जिसको हम यूनिक कहते हैं, और एक हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं दो इक्वेशंस के। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो अगर ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा कि एक ही इनका सब मतलब सॉल्यूशन सेट आएगा। x की वैल्यू भी यूनिक आएगी और y की वैल्यू भी यूनिक आएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं ज्योमेट्रिकली, दिस मीन्स दैट द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन इन द सिस्टम इंटरसेक्ट एट द सिंगल पॉइंट। यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं एंड दस हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें कि जिसमें सॉल्यूशन होता ही नहीं है, अगर हम इसको देखें तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो लेफ़्ट साइड्स है दोनों, वो क्या आ जाएगी? हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। यानी कि इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं तो 3x से माइनस ज़ीरो, 3y से माइनस ज़ीरो आ जाएगा। और ये कितना 12 था, 12 में से 6 निकालेंगे 6। तो मतलब इधर जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स और वाई, वो ही ज़ीरो हो गया है, तो फिर हम सोल्यूशन किसका निकालेंगे? तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और इन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? कंट्राडिक्टरी। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसको अगर हम देखें, दिस मीन्स दैट द लाइंस करस्पॉन्ड्स टू द इक्वेशन इन द ओरिजिनल सिस्टम आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, सो द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर दो इक्वेशंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सॉल्यूशन आता कब है? कि जब दो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं।
तीसरी अगर हम देखें कि जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अगर ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, तो दोनों साइड पे ज़ीरो आ जाता है, यानी कि अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16 बन जाएगा, 16 में से 16 निकाल देंगे तो आपके पास ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो, और ये भी 4 है, 4 में से 4 निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि एक इक्वेशन जो है वो दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। यूज असल में एक इक्वेशन हो रही है और दूसरी क्या है, उसका मल्टीपल है। ज्योमेट्रिकली हम इसको अगर देखें तो दिस मीन्स दैट लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द टू इक्वेशन इन द ओरिजिनल सिस्टम coincides and thus the system has infinite, यानी कि ये जो इक्वेशंस होती हैं ये इनफाइनाइटली मैनी प्लेस पे एक दूसरे को कट करती हैं, जिसकी वजह से इनके सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमने देखना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। दूसरे अल्फाज में हमने देखना है कि क्या एक्स और वाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आती है या नहीं आती, ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब इन इक्वेशंस को हम नाम दे लेते हैं। एक को हम नाम देंगे ए का, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको ए का नाम दे दिया, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हमने किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, टू के साथ, ठीक है, टू के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर बी में से अगर हम इसको निकाल देते हैं तो हमारे पास एक x1 या x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन ए बाय 2, यानी कि ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन बी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई 2 से करने और उसको बी में से क्या कर देने, माइनस करने। कैसे माइनस करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बी है, इक्वेशन बी की लेफ्ट साइड, ठीक है, माइनस इक्वेशन ए की जो हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल की है उसकी लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है इक्वेशन बी की, और ये राइट साइड बन गई है 2 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन ए की, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि 4x1 प्लस 7x2 माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -4x1 -6x2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि 4x1 तो 4x1 से कैंसिल हो जाएगा, 7x2 में से -6x2 निकालेंगे तो x2 और इस साइड पे क्या आ गया, 0, मतलब x2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब x2 की वैल्यू आप किसी इन दो इक्वेशंस में से पुट करके आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन ए, हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। कैसे, इसमें अगर ज़ीरो पुट करते हैं x2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 प्लस 3 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x1 इज इक्वल टू 4। अब 2 जो है वो दूसरी तरफ 4 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1 हमारे पास कितना आ गया, फिर 2 आ गया। अब इनका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, सो द सोल्यूशन सेट इज हमारे पास कितना बन रहा है, 2 0। अब ये हमारे पास x की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, तो इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़ a matrix A is decomposed into L and U by LU factorization then find A। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता है उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे इसके अंदर जब लेक्चर आपके आएंगे 14-15 आएगा तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हम एक मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज कर सकते हैं एल और यू में, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, इसी तरह हम मैट्रिक्स की भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको एल और यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में क्या होता है कि जो हमारे पास ए होता है वो इक्वल टू होता है एल यू, ठीक है।
एल यू, यानी कि ए को हम डिकम्पोज कर सकते हैं एल और यू में। तो यहाँ पे एल और यू तो दिया गया है, तो हमने ए फाइंड करना है, तो सिंपली उसको हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसका उन्होंने आंसर भी दिया हुआ है कि ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे हमें हमारे पास आना चाहिए। पहले सोल्यूशन लिखते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे पास ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल यू के। अब इनकी एल और यू की वैल्यू जो कि हमें दी हुई है, यहाँ से यू की वैल्यू ये है, सॉरी एल की वैल्यू ये है, यू की वैल्यू हमारे पास ये है। इनको अब सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 जो है वो इस 0 से, यानी कि रो कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। सिमिलरली अब रो कॉलम खत्म हो गए हैं, तो सेकंड रो को हम पकड़ते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है, और -4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड कॉलम की, तो ये आपके पास ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, यानी कि ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे ज़ीरो आ गया। 3 को -2 से करेंगे -6 प्लस 0, 2 प्लस 0 एंड -4 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो -4 -4 8, और इसका हमारे पास आंसर क्या आता है जो कि हमने अभी निकाला था, ठीक है, 3 -6 2 और -4, और यही उन्होंने हमें आंसर दिया हुआ था कि ये आपके पास आंसर है। ये मैंने अभी ये सारा सॉल्व किया है, ये एक मैथ टाइप में ये सारे तीनों के तीनों इक्वेशंस जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने सॉल्व किए हैं। अब अगर हम तीसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर भी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे कि ये 4 7 1 2 ये एक मैट्रिक्स बन रहा है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रहा है, और ये 2 वाला हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है। और इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा बाकी तमाम मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो। जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी 0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी और ये भी। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास 0 के अलावा होते हैं, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब इनका हम कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं, अब 2/2 का तो हो तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम इसको अलग से एक मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं, इसको अलग से, इसको अलग से, तो फिर उनका हम इन्वर्स लेके हम इनकी जगह पे उनका सोल्यूशन पुट कर देते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमें पता है कि यहाँ पे देयर आर 3 मैट्रिसेस ऑन द मेन डायगोनल, 1 2 3, 3 मैट्रिसेस हैं डायगोनल में। 2 आर 2/2, यानी कि 2 जो हैं वो 2/2 के हैं, एंड 1 इज़ 1/1 मैट्रिक्स, और एक जो है वो क्या है, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, ठीक है। In order to find A inverse, we evaluate the inverse of 3 matrices lie in the main diagonal। यानी कि अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें इसके जो डायगोनल वाले हैं इनका हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया कि ये जो है इसको हमने A11 का नाम दे दिया है, ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स उसको हमने A22 का मैट्रिक्स नाम दे दिया है, ये जो है उसको हमने A33 का नाम दे दिया है, आर मैट्रिसेस ऑफ मेन डायगोनल ऑफ A। देन अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट अब A11 का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। अब ये 2/2 है, तो 2/2 तो आपने 9th में ही पढ़ा था कि हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम कैसे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो A इन्वर्स अगर सिंपली A हो तो A इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A मॉड होता है। तो यहाँ पे A11 का है तो A11 इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ A11 डिवाइडेड बाई A11 मॉड। अब अर्जेंट क्या होता है कि हम डायगोनल की जो जगह है
वो रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और नॉन डायगोनल जो होते हैं उनके क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। उसके बाद हम मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड हम निकालते हैं कि हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस नॉन डायगोनल 1 मल्टीप्लाई 7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम इस फार्मूले में पुट करें, अर्जेंट की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं और ए मॉड की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मतलब ये एडजॉइंट की वैल्यू डिवाइड बाई 1, तो 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो वही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि जो A11 है उसका इन्वर्स हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस 7 1। और अगर आप इसके आंसर, इसका भी आंसर दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो है उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, बिल्कुल सेम वही। अब A22 का हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हमने निकाला है बिल्कुल उसी तरह हम करते हैं। सिमिलरली A22 उसका भी एडजॉइंट अगर हम निकालें और मॉड निकालें तो कैसे, यानी कि इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये तो 3 है, इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये -4 -2 हो जाएगा, और इसी तरह इसका मॉड निकालेंगे तो 3 3 आर 9 -4 2 आर 8, 9 माइनस 4 सॉरी 8 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसी तरह ये ऊपर एडजॉइंट की वैल्यू, नीचे किसकी वैल्यू, मॉड की वैल्यू। तो इसका भी आपके पास वही चीज़ आ गई। अब किसका निकालना है हमने, A33 का इन्वर्स। तो A33 का इन्वर्स हमारे पास, अब वो सिंगल एंट्री है, तो सिंगल एंट्री का इन्वर्स हमें पता है कि अगर 2 है तो उसका इन्वर्स जो होता है वो 2 टू रेज पर -1, और -1 को हम 1/2 भी लिखते हैं। तो इस तरह अगर ये हमने अब A11 A22 A33 कहाँ से उठाया था, ये हमारे पास A11 था, ये हमारे पास A22 था, ये हमारे पास A33। अब इसकी जगह पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास A11 इन्वर्स है, ये हमारे पास A22 इन्वर्स है, और ये हमारे पास A33 इन्वर्स है। तो अगर हम इस सारे को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, होल मैट्रिक्स जो ये सारा है उसका इन्वर्स। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।